सोचिए, एक पुलिस अधिकारी सड़क पर है और उनका सामना एक ऐसे व्यक्ति से होता है जो नाबालिग लग रहा है। उस पहले पल में क्या होता है? क्या प्रक्रिया वैसी ही होती है जैसे किसी वयस्क को हिरासत में लेने की होती है? आज हम इसी की तह तक जाने वाले हैं। बिल्कुल। और जवाब शायद कई लोगों को चौंका दे, क्योंकि उस पहले पल में ही कानून के हिसाब से सब कुछ बदल जाता है। तो आज की हमारी ये जो बातचीत है, ये भारत के किशोर न्याय अधिनियम 2015 पर आधारित है। जी, और हम यही समझेंगे कि ये कानून पुलिस को नाबालिगों के साथ कैसा व्यवहार करने का निर्देश देता है। हमारा मकसद सिर्फ नियमों की एक लिस्ट पढ़ देना नहीं है, बल्कि उसके पीछे की सोच को समझना है। सही कहा। ये एक ऐसी व्यवस्था पर नजर डालना है जिसे सजा देने के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा और सुधार के लिए बनाया गया है। चलिए इसे खोलकर देखते हैं। तो उस पहले पल पर वापस आते हैं। पुलिस अधिकारी ने उस व्यक्ति को रोका। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज जो कानून कहता है वो है विशेष सावधानी बरतना। हाँ, ये वाक्यांश पढ़ते हुए मेरा ध्यान भी इस पर गया था। विशेष सावधानी। ये सुनने में तो मतलब बहुत सामान्य लगता है, जैसे कोई सलाह हो, पर इसका कानूनी मतलब क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये सिर्फ एक सलाह नहीं, ये कानूनी आदेश है। अच्छा। हाँ, इसका मतलब है कि पुलिस को पूरी प्रक्रिया के दौरान असाधारण देखभाल और संवेदनशीलता दिखानी होगी। ये अधिकारियों के लिए एक मानसिकता को कोडिफाई करता है कि वे एक बच्चे के साथ व्यवहार कर रहे हैं, किसी हार्डन क्रिमिनल के साथ नहीं। मतलब ये सिर्फ कागज पर लिखने वाली बात नहीं है, ये एक नजरिया है जो अपनाना ही होगा। बिल्कुल। और ये नजरिया बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ स्टडीज तो ये भी दिखाती हैं कि गिरफ्तारी के दौरान एक बच्चे के साथ जैसा व्यवहार होता है, उसका सीधा असर उसके पूरे पुनर्वास की सफलता या असफलता पर पड़ सकता है। अरे वाह! वो पहला संपर्क बच्चे के मन पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ सकता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो इस विशेष सावधानी वाली मानसिकता से कौन से ठोस नियम निकलते हैं? पहला कदम क्या होता है? सबसे पहला और सबसे साफ नियम है हथकड़ी का इस्तेमाल न करना। किसी भी हालत में नहीं? किसी भी परिस्थिति में एक नाबालिग पर हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती। ये महज एक प्रक्रियात्मक बात नहीं है, ये बच्चे की गरिमा और उसके मनोवैज्ञानिक कल्याण की रक्षा करने के बारे में है। हथकड़ी लगाना एक अपमानजनक काम माना जाता है, जो एक बच्चे पर स्थायी नकारात्मक असर डाल सकता है। तो दूसरा नियम? उन्हें ले कहाँ जाया जाता है? पुलिस स्टेशन के लॉकअप में तो नहीं? कभी नहीं। ये दूसरा बड़ा नियम है। किसी नाबालिग को पुलिस लॉकअप या सामान्य जेल में 1 मिनट के लिए भी नहीं रखा जा सकता। 1 मिनट के लिए भी नहीं? जी नहीं। ये कानून का सीधा सीधा उल्लंघन है। उन्हें एक सुरक्षित और जिसे कहते हैं बाल सुलग जगह पर ले जाना होता है। और तीसरा, हिरासत में लेने के फौरन बाद पुलिस का ये कर्तव्य है कि वो नाबालिग के माता पिता या अभिभावकों को सूचित करें। तो कोई हथकड़ी नहीं, कोई जेल नहीं और परिवार को तुरंत सूचना, ये 3 तो मतलब नॉन नेगोशिएबल नियम हैं। बिल्कुल। लेकिन इन सब खास नियमों को लागू करना किसी भी सामान्य पुलिस वाले के लिए एक चुनौती होगी, जिन्हें हर तरह के मामलों से निपटना पड़ता है। क्या इसके लिए कोई खास ट्रेनिंग या कोई यूनिट होती है? बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पर सिस्टम का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा सामने आता है। इसे कहते हैं विशेष किशोर पुलिस इकाई या SJPU। SJPU? तो ये क्या है? क्या ये हर जिले में होती है और ये कोई बहुत बड़ी टीम होती है? कानून के हिसाब से हर जिले में एक SJPU का होना अनिवार्य है। ये पुलिस बल के एक समर्पित शाखा है जिसे खास तौर पर बच्चों से जुड़े मामलों को संभालने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। चाहे वे कानून के साथ संघर्ष में हो? हाँ, या फिर उन्हें देखभाल और सुरक्षा की जरूरत हो, दोनों ही मामलों में। तो क्या वे खुद गिरफ्तारी करने जाते हैं या फिर वे बस दूसरे पुलिस वालों को गाइड करते हैं कि काम सही तरीके से कैसे किया जाए? वो दोनों ही करते हैं। उनकी मुख्य भूमिका किशोरों से संबंधित सभी पुलिस कार्यों का समन्वय करना है और ये पक्का करना है कि हमने जिन बाल सुलभ प्रक्रियाओं की बात की है उनका सख्ती से पालन हो। अच्छा। वो जमीनी स्तर पर ये सुनिश्चित करते हैं कि ये प्रोटोकॉल सिर्फ कागज पर न रह जाएं, लेकिन जरूरत पड़ने पर वे सीधे तौर पर भी शामिल होते हैं, खासकर संवेदनशील मामलों में। मतलब वे एक तरह के विशेषज्ञ हैं जो ये देखते हैं कि सिस्टम वैसा ही काम करे जैसा उसे करना चाहिए। आपने सही समझा। वो पुलिस बल और किशोर न्याय प्रणाली के बीच एक पुल की तरह है। वो ये भी सुनिश्चित करते हैं कि इसमें शामिल अधिकारी प्रशिक्षित हों और किशोर मनोविज्ञान और बाल अधिकारों के प्रति संवेदनशील हों।
उनका काम ये देखना है कि जब कोई बच्चा सिस्टम में आता है तो उसके साथ कानून के अनुसार व्यवहार हो, किसी वयस्क अपराधी की तरह नहीं। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है। एक आदर्श व्यवस्था है जहां बच्चे की सुरक्षा सबसे ऊपर है। पर सवाल ये उठता है कि हम ये कैसे सुनिश्चित करते हैं कि इन सब नियमों का पालन हो रहा है। इसका कोई रिकॉर्ड रखा जाता है, कोई कागजी निशान होता है? हाँ, और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिना दस्तावेजीकरण के ये पूरी व्यवस्था जवाबदेही के बिना ढह सकती है। मतलब हर कदम का एक लिखित रिकॉर्ड होना चाहिए। बिल्कुल, ये एक तरह की चेकलिस्ट है जिसका एक कागजी निशान होता है। तो इस चेकलिस्ट में सबसे पहली चीज क्या होती होगी? आयु सत्यापन, एज वेरिफिकेशन। ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। पूरी प्रक्रिया इस बात पर टिकी है कि व्यक्ति 18 साल से कम उम्र का है। अच्छा। इसे स्थापित करने के लिए पुलिस को उचित प्रयास करने होते हैं। प्राथमिकता दस्तावेजों को दी जाती है, जैसे जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल का रिकॉर्ड। लेकिन भारत में तो कई बच्चों के पास ये दस्तावेज आसानी से उपलब्ध नहीं होते। उस हालत में क्या होता है? सही बात है। ऐसी स्थिति में कानून में चिकित्सा परीक्षण के जरिए आयु निर्धारण की एक प्रक्रिया है। एक मेडिकल बोर्ड हड्डियों की जांच जैसे तरीकों से अनुमानित आयु का पता लगाता है। लेकिन वो दूसरा विकल्प है। हाँ, वो दूसरा विकल्प है। पहला प्रयास हमेशा दस्तावेजी सबूत खोजने का ही होना चाहिए और पुलिस को ये अपने रिकॉर्ड में दिखाना होता है कि उन्होंने ये प्रयास किया। ठीक है, तो उम्र साबित हो गई। अगला कदम क्या है? अभिभावक सूचना रिकॉर्ड। पुलिस को ये साबित करने की जरूरत होती है कि उन्होंने माता-पिता या अभिभावकों से संपर्क करने की कोशिश की। इसमें सिर्फ ये कहना काफी नहीं होगा कि हमने फोन किया था। नहीं, बिल्कुल नहीं। रिकॉर्ड में ये दर्ज करना होता है कि किस समय संपर्क किया गया, किस नंबर पर किया गया, किससे बात हुई और क्या जवाब मिला। ये बच्चे के परिवार से जुड़ने के अधिकार को सुनिश्चित करता है। और फिर उन्हें कहाँ रखा गया, इसका भी रिकॉर्ड होता होगा? आपने कहा था कि उन्हें जेल या लॉकअप में नहीं रख सकते। केसमेंट रिकॉर्ड कहते हैं नाबालिग को एक बाल सुधार गृह, जिसे औपचारिक रूप से ऑब्जर्वेशन होम कहा जाता है, में भेजने के लिए उचित कागजी कार्रवाई की जरूरत होती है। ये रिकॉर्ड साबित करता है कि बच्चे को कानून के अनुसार एक सुरक्षित और उचित माहौल में रखा गया था, न कि वयस्क अपराधियों के साथ। यहीं पर मुझे एक बात और समझनी है। बाल सुधार गृह और जेल, इन दोनों में असल में क्या फर्क है? ये सिर्फ नाम का फर्क तो नहीं हो सकता? ये एक मौलिक अंतर है और सिर्फ नाम का तो बिल्कुल नहीं है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, एक सुधार और देखभाल के लिए है, जबकि दूसरा सजा के लिए है। इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए। मतलब अगर हम दोनों जगहों के अंदर झांक कर देखें तो माहौल कैसे अलग होता है? देखिए, जेल एक दंडात्मक संस्था है। उसका माहौल कठोर, अनुशासनात्मक और अक्सर डरावना होता है। वहां का स्टाफ मुख्य रूप से गार्ड्स होते हैं, जिनका काम सुरक्षा और नियंत्रण बनाए रखना है। दिनचर्या बहुत सख्त होती है और सारा ध्यान सजा काटने पर होता है। और बाल सुधार गृह? बाल सुधार गृह या ऑब्जर्वेशन होम एक देखभाल करने वाली संस्था है। वहां का केंद्र बिंदु नाबालिग का कल्याण, उसकी शिक्षा और उसका पुनर्वास होता है। तो वहां का स्टाफ भी अलग होता होगा? बिल्कुल। वहां का स्टाफ काउंसलर, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक और देखभाल करने वालों से बना होता है। वहां बच्चों को परामर्श, औपचारिक शिक्षा, वोकेशनल ट्रेनिंग और खेलकूद जैसी गतिविधियां दी जाती हैं। तो वहां का उद्देश्य बच्चे को समाज में वापस भेजने के लिए तैयार करना है, न कि उसे समाज से अलग करके सजा देना। बिल्कुल, यही तो पूरा फंडा है। ये इस विचार को मजबूत करता है कि व्यवस्था का लक्ष्य बच्चे को समाज में वापस एकीकृत करना है, न कि उसे हमेशा के लिए अपराधी का ठप्पा लगाना है। ये उस मानसिकता को दिखाता है कि बच्चों में सुधार और बदलाव की क्षमता होती है और उन्हें दूसरा मौका दिया जाना चाहिए। कानून की मंशा तो बहुत साफ और अच्छी है, लेकिन ये सब जमीनी हकीकत से कितना मेल खाता है? जब कानून इतना स्पष्ट सुरक्षात्मक ढांचा बनाता है, तो हम अक्सर ऐसी खबरें क्यों सुनते हैं जहां इन प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता है? व्यावहारिक चुनौतियां क्या हैं? ये इस पूरी चर्चा का सबसे जटिल हिस्सा है। कानून और उसके अमल के बीच एक फासला अक्सर होता है। इसकी कई वजह हैं। जैसे? पहली और सबसे बड़ी चुनौती है संसाधनों की कमी। कई जिलों में पर्याप्त संख्या में या अच्छी हालत में ऑब्जर्वेशन होम नहीं होते हैं। एसजेपीयू की टीमें अक्सर छोटी होती हैं और उन पर काम का बोझ बहुत ज्यादा होता है। मतलब इरादा तो है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए जरूरी साधन नहीं है। हाँ, और दूसरी बड़ी चुनौती है प्रशिक्षण और संवेदनशीलता की कमी।
हालांकि एसजेपीयू को प्रशिक्षित किया जाता है, पर अक्सर पहला संपर्क तो एक सामान्य पुलिस अधिकारी ही करता है। सही बात है। नैतिकता के बारे में पर्याप्त रूप से संवेदनशील बनाया गया है, ये एक बड़ा सवाल है। और शायद एक गहरी मानसिकता का भी मुद्दा है। हमारा समाज और हमारी पुलिस व्यवस्था ऐतिहासिक रूप से अपराध पर सख्ती वाली सोच रखती है। बिल्कुल। ऐसे में ये समझना कि एक 17 साल के लड़के के साथ एक 19 साल के लड़के से बिल्कुल अलग व्यवहार करना है, ये एक बड़ा मानसिक बदलाव है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये एक सांस्कृतिक बदलाव की बात है। कानून ये कह रहा है कि इन बच्चों को अपराधी नहीं, बल्कि कानून के साथ संघर्ष में आए बच्चे के रूप में देखा जाए। चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। जी, ये शब्दावली का बदलाव बहुत गहरा अर्थ रखता है, लेकिन इस कानूनी भाषा को जमीनी स्तर पर एक पुलिस अधिकारी की आदत में बदलना समय और लगातार प्रयास की मांग करता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो तस्वीर ये बनती है कि भारत का किशोर न्याय कानून सुरक्षा और सुधार के एक बहुत ही प्रगतिशील दर्शन पर आधारित है। ये सजा से ज्यादा संरक्षण पर केंद्रित है। इसके लिए एक स्पष्ट गैर समझौता योग्य ढांचा है। कोई जेल नहीं, कोई हथकड़ी नहीं, माता पिता से तत्काल संपर्क, और हर कदम पर विशेष सावधानी का एक अनिवार्य आदेश। और इस प्रणाली की जो प्रभावशीलता है वो एसजेपीयू जैसी विशेष इकाइयों, सख्त दस्तावेजीकरण और सबसे महत्वपूर्ण उस मानसिकता पर निर्भर करती है जो एक बच्चे को बच्चे के रूप में देखती है, अपराधी के रूप में नहीं। और जब ये प्रणाली विफल होती है तो यह अक्सर संसाधनों की कमी, प्रशिक्षण के अभाव या उस गहरी बसी हुई मानसिकता के कारण होती है जो कानून के इरादे से मेल नहीं खाती। हर कदम को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि बच्चे के अधिकारों की रक्षा की गई है। अगर दस्तावेजीकरण कमजोर है तो पूरी प्रणाली की अखंडता खतरे में पड़ सकती है। ये एक अंतिम विचार छोड़ जाता है। कानून का पूरा ध्यान बच्चे को सुधार कर समाज में वापस एकीकृत करने पर है, लेकिन जब एक बच्चा ऑब्जर्वेशन होम से बाहर आता है तो क्या होता है? अगर कानून का काम वहां खत्म हो जाता है तो क्या एक समाज के रूप में हमारी जिम्मेदारी वहां से शुरू नहीं होती? उसे स्वीकार करने और उसे एक और मौका देने में समाज की क्या भूमिका है? ये शायद सोचने वाली बात है।